नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। स्वागत है आपका सभी का नित्य एग्जाम पॉइंटर में। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में आज हम लोग पढ़ेंगे मैकियावेली के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटो और अरस्तू के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में आप प्लेटो और अरस्तू को अच्छी तरीके से पढ़िए। साथ में ही इसका जो PDF होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिस पर आपको इसका PDF फ्री में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मैकियावेली। तो आइए हम लोग मैकियावेली को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और मैकियावेली के जो भी राजनीतिक विचार हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको क्या करना होता है। जब भी हम किसी विचारक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी जो पृष्ठभूमि है वो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए कि वो जो भाई बंदा है वो किन किन जैसे होता है कि एटमॉस्फेयर होता है। बाई चांस भाई अगर मैकियावेली उस समय थे तो उनके आसपास का वातावरण यानी कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी थीं, किन परिस्थितियों में वो बड़ा हुआ और कौन कौन सी स्थितियाँ थीं या घटनाएं थीं उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ी, जिनकी वजह से वो ऐसा सोचा और वो ऐसा लिखा। तो सबसे पहले हमको ये जानना बड़ा ही अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले देखेंगे जन्म। तो मैकियावेली का जन्म कब होता है भाई? तो वो होता है 1469 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? इटली के फ्लोरेंस में होता है। कहाँ पर होता है? इटली के फ्लोरेंस में इसका जन्म होता है। ठीक है। अब इटली के फ्लोरेंस में जब इसका जन्म होता है, कब होता है? 1469 ईस्वी में। तो इस समय देखेंगे हम इटली थी भाई। इटली जो है क्या थी? 5 भागों में विभाजित था। कितने? 5 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित था। ठीक है। और ये जो विभाजित था, विभाजित होने का अगर हम लोग कारण देखें, कारण क्या था? तो कारण थे पोप। ठीक है। कौन कारण थे? कारण थे पोप। पोप कहो या फिर चर्च कहो। ठीक है। ये इसके कारण थे। कारण क्या थे कि भाई ये जो पोप होते थे या चर्च होते थे ये लोग खुद ही आक्रमण करवाते थे। खुद ही आक्रमण करवाते थे। क्यों? क्योंकि जब आक्रमण करवाएंगे तो इसका जो दोष होगा, दोष वो उस समय के जो वर्तमान राजा होता था उस पर इसका दोष मढ़ देते थे कि इसके पाप के कारण ऐसा हुआ। ठीक है। तो उस समय हम लोग जानते हैं उस समय जो है पूरा धर्म का बिल्कुल एकदम बोलबाला था और जो राजनीति चल रही थी वो बिल्कुल धर्म पर आधारित चल रही थी। यानी पोप और चर्च का ही पूरा जो है बोलबाला था। तो विभाजित होने का कारण क्या था? पोप और चर्च ये लोग खुद ही आक्रमण करवाते थे। और जो आपके पश्चिमी जो यूरोप हो गए, पश्चिमी यूरोप हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, और यूरोप हो गया, ये लोग जो है खुद ही जो है बहाना ढूंढते रहते थे कि कैसे जो है बहाना मिले और इटली पर जो है आक्रमण किया जाए। ठीक है। चलिए, अब उस समय हम लोग देखेंगे कि जो फ्लोरेंस था, फ्लोरेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें इस समय निरंकुश शासन चल रहा था। फ्लोरेंस में किस प्रकार का शासन था? निरंकुश शासन था। और ये जो निरंकुश शासन था ये कैसा था भाई? काफ़ी सफल था। ठीक है। काफ़ी सफल था उस समय। और इसकी सफलता को देख करके ये जो मैकियावेली है, मैकियावेली इसकी सफलता से काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो विभाजित था 5 भागों में, इसका कारण क्या था? इसका कारण थे पोप और चर्च। अपनी प्रभुसत्ता जो है बनाए रखने के लिए ये लोग खुद ही आक्रमण करवाते थे। और जो आपके पश्चिमी यूरोप, फ्रांस थे और जो बाकी जो यूरोप थे वो सब ऑलरेडी बहाना ढूंढते रहते थे कि कैसे जो है इटली पर जो है आक्रमण किया जाए और कैसे जो है इसको विभाजित करवाया जाए। ठीक है। चलिए, अब इसी में एक घटना आती है फाबर-दौला। फाबर-दौला का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है। तो फाबर-दौला महोदय थे। ठीक है। फाबर-दौला ये कहाँ का राजा था भाई? फ्लोरेंस का। ठीक है। इस पर आक्रमण किसने किया? फाबर-दौला जो है शासक कहाँ का था? फ्लोरेंस का था। ठीक है। और इस पर आक्रमण किसने किया? फ्लोरेंस पर स्पेन वालों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है। कौन आक्रमण कर दिया? स्पेन वालों ने आक्रमण कर दिया। जब स्पेन वालों ने फ्लोरेंस पर आक्रमण कर दिया तो उस समय जो पोप थे या चर्च थे, तो पोप ने क्या कहा भाई? पोप ने कहा कि ये जो आक्रमण हुआ है ये किसके कारण हुआ है? ये फाबर-दौला की पाप गतिविधियों के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? फाबर-दौला की पाप गतिविधियों के कारण हुआ है। तो ऐसा जब कह दिया तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने फाबर-दौला को मार डाला। ठीक है। क्या किया? लोगों ने
फाबरदौला को मार डाला। जब लोगों ने फाबरदौला को मार डाला तो इस घटना से क्या हुआ, मैकियावेली काफ़ी दुखी हुआ और वहीं पर उसने कहा था कि जो मनुष्य है वो क्या है, एक अनैतिक प्राणी है। क्या है, मनुष्य एक अनैतिक प्राणी है। अब ये घटनाएं आपको याद रखनी है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे कि मनुष्य एक अनैतिक प्राणी है। ये जो है मैकियावेली ने क्यों कहा था, इसी घटना से प्रेरित होकर के कहा था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको जो पृष्ठभूमियाँ हैं वो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किन किन परिस्थितियों में ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ी सी और चीज़ें इसके बारे में, पहले उस समय की कंडीशन क्या थी उस समय हम लोग समझते हैं। इनका जन्म जो हुआ था भाई उस समय हुआ था जब धार्मिक प्रभुत्व का मध्ययुगीन सिद्धांत, जैसे कि आपने बताया उस समय जो है धार्मिक युग था और पूरा धार्मिक युग का ही मतलब पूरा धार्मिक प्रभुत्व ही उस समय स्थापित था और धार्मिक युग का जो मध्य युगीन था, ठीक है, मध्य युगीन जो काल था वो अपना दम तोड़ रहा था। ठीक है, वो अपना दम तोड़ रहा था। ऐसे कंडीशन में हमारे मैकियावेली का जन्म हुआ था। ठीक, चलो तो उस समय जो घटनाएं थी वो धीरे धीरे लोग जो है चर्च से और धर्म से ऊपर उठ रहे थे और ऐसा मान रहे थे कि भाई जो राज्य है, राज्य क्या है, राज्य आत्मनिर्भर है। क्या है, राज्य आत्मनिर्भर है और उसके लिए या उसके अस्तित्व के लिए भाई चर्च की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो है धारणाएं धीरे धीरे अब बनने लगी थी कि चर्च की आवश्यकता नहीं है, राज्य क्या है, आत्मनिर्भर है। ठीक है, धार्मिक युगीन में हम लोग देखेंगे कि लोग अलौकिक और आध्यात्मिक समस्याओं की तरफ जो है बढ़ रहे थे। अलौकिक, अलौकिक मतलब जानते ही हैं, अलौकिक और आध्यात्मिक जो है चीज़ों की तरफ लोग जो है बढ़ रहे थे। अब उस समय क्या हुआ, धीरे धीरे लोग अलौकिक और आध्यात्मिक समस्याओं से हट करके, ठीक है, हट करके अब धीरे धीरे लोग मानवीय समस्याओं की तरफ जो है अपना कदम बढ़ा रहे थे कि भाई जो स्वर्ग है या नरक है इन सब चीज़ों से हटो। ठीक है, वो मरने के बाद देखा जाएगा, पहले पृथ्वी पर ही हैं, पृथ्वी पर पहले जो मानवीय समस्याएं हैं इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अगला पॉइंट वही है कि भाई जो स्वर्ग है, नरक है, इन सब का जो एक अदृश्य मार्ग है जो कि जब धार्मिक युगीन था तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी, कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों से अब लोग हट करके क्या कर रहे थे भैया, धरती की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे थे, धरती की तरफ कि भैया स्वर्ग बहुत मिल गया, अब चलो धरती की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। ठीक है, और जो एक घटना सबसे शानदार हुई थी कि उस समय हम लोग देखेंगे, अगर स्पेन की बात करें और फ्रांस की बात करें और जर्मनी की बात करें और इंग्लैंड की बात करें तो इन सभी जो देश थे इन सभी देशों में एक सुदृढ़ धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी भाई, सुदृढ़ धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो चुकी थी। तो स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, इन सब जगहों पर एक सुदृढ़ धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो चुकी थी। बचा कौन था, इटली। ठीक है, तो इटली में इसकी स्थापना करना बाकी था। तो ये सारी घटनाएं हैं जिसकी वजह से अब मैकियावेली आएगा और अपना दिमाग लगाएगा इन सभी घटनाओं के बीच में कि कैसे इटली का भी एकीकरण किया जाए, कैसे स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड की तरह सुदृढ़ राज्य बनाया जाए। फ्लोरेंस में उसने देखा कि भाई निरंकुश शासन तंत्र था जो कि बहुत सफल था, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रयोग अपने विचार में वो जरूर करेगा। तो यही सारी चीज़ें जो है आगे चल करके हमें इसके विचारों में देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खैर उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। इसको जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोग वैसे वैसे थोड़ा सा वीडियो फ्लो करके रोक करके आप लोग कॉपी पर नोट करते चलें, वही आपके लिए बेहतर होगा। अब हम लोग इसकी रचनाएं देखते हैं। तो इसकी रचनाओं में 3 रचनाएं जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक है द प्रिंस और एक है द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी और एक है द आर्ट ऑफ वार। ये 3 बहुत फेमस हैं और इनमें से सबसे फेमस है द प्रिंस। द प्रिंस ऐसी रचना है इसकी जिसने कि मैकियावेली को अमर बना दिया। भाई सबकी कोई ना कोई एक रचना जरूर होती है जिससे कि वो अमर हो जाता है। प्लेटो की अगर देखेंगे रिपब्लिक, ठीक है, अरस्तू की देखेंगे पॉलिटिक्स, ऐसे ही मैकियावेली की है द प्रिंस। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं द प्रिंस के बारे में।
तो जो प्रिंस है, प्रिंस की अगर हम लोग देखें तो लिखा कब गया था, तो 1524 में ये जो है लिखा गया, ठीक है। और जो है प्रकाशित कब हुआ, तो 1532 में, यानी इसके मृत्यु के बाद जो है ये प्रकाशित हुआ है। अब जो अगली चीज़ हम सबसे महत्वपूर्ण इसमें देखने वाले हैं कि ये जो प्रिंस है वो किसको संबोधित करके लिखा गया है, तो वो संबोधित है लारेंजो लारेंजो डी मोडिफी को, लारेंजो डी मोडिफी को ये जो है संबोधित है क्या, द प्रिंस, ठीक है, उसको संबोधित किया गया है। और ये लारेंजो डी मोडिफी क्या है भाई, ये था फ्लोरेंस का शासक, ठीक है। ये कौन था, फ्लोरेंस का शासक। जैसे कि अभी हमने आपको पीछे ही बताया कि ये जो है फ्लोरेंस में जो शासन व्यवस्था थी, निरंकुश शासन व्यवस्था, उससे काफ़ी प्रभावित था। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से चीज़ें ये उठाएगा तुरंत, ठीक है। चलो, और इसका अगर नायक की बात करें कि द प्रिंस का नायक कौन है भाई, तो इसका नायक है बोर्जिया, ठीक है। तो ये भी आपको याद में रखना है, बोर्जिया, ठीक है। चलिए, अब इसमें अगर हम टोटल बात करें तो टोटल इसमें जो है कितने अध्याय हैं भाई, तो टोटल इसमें कुल मिलाकर के 26 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 26 अध्याय हैं। 3 भागों में बांटा गया है ये, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है। तो भाग 1 में इसने क्या बताया है, राजतंत्र के बारे में बताया है, राजतंत्र के बारे में बताया है। भाग 2 में इसने भाड़े की सेना के बारे में बताया है, भाड़े की सेना के बारे में बताया है। और भाग 3 में क्या बताया है, राजनीति के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, ये आपको नोट कर लीजिए। जैसे जैसे मैं बोलता चलूँ, लिखता चलूँ, आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अगला हम लोग देखेंगे डिस्कोर्सेज ऑन लिबी। ये दूसरी बहुत फेमस पुस्तक है, डिस्कोर्सेज ऑन लिबी। तो भाई प्रकाशित कब हुई, अगर हम इसको देखें तो ये लिखी गई 1517 में लिखी गई। और प्रकाशित कब हुई भाई, तो ये प्रकाशित हुई 1531 में, ये हो गई प्रकाशित, ठीक है। मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुई थी ये। तो ये हो गया डिस्कोर्सेज ऑन लिबी, ठीक है। चलिए, अगला जो हम लोग देखेंगे आर्ट ऑफ वार, यानी कि युद्ध की कला, ठीक है। तो युद्ध की कला, आर्ट ऑफ वार, ये पुस्तक कब लिखी गई भाई, तो 1520 में लिखी गई थी ये आर्ट ऑफ वार। और इसमें जो सबसे एक खास बात है वो ये लिखी गई, अभी हम लोगों ने देखा उसमें प्रिंस में कि भाड़े की सेना की बात करता है, और आर्ट ऑफ वार में भाड़े की सेना के स्थान पर ये किसकी बात करता है भाई, नागरिक सेना की बात करता है, ठीक है। नागरिक सेना रखने की बात इसमें करता है, जो कि काफ़ी फेमस है। तो ये आपको यहाँ से याद में रखने हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की जो भी चीज़ें हैं। तो इसका जन्म इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, ठीक है। एक सामान्य परिवार में हुआ था, ये आपको आगे ही बताया गया। प्रसिद्ध पुस्तक जो इसकी हैं, एक है प्रिंस और एक है डिस्कोर्सेज और एक है युद्ध की कला, ठीक है। ये 3 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बाकी और भी 2-3 हैं, ऐसा नहीं है कि 3 ही हैं। जो महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे जाते हैं, वही आपको बताए जाते हैं। इसको इटली का चाणक्य कहा जाता है। इसकी तुलना जो है किससे की गई है, चाणक्य से। और हम लोग जानते हैं कि मैकियावेली की जो प्रिंस है, प्रिंस की रचना जो प्रिंस है, प्रिंस की तुलना चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी किया जाता है। तो मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे किया जाता है, चाणक्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैकियावेली क्या था, युग का शिशु था, अपने युग का शिशु था। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि इसे कहा जाता है, या फिर आधुनिक युग का जनक भी इसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथककरण कर दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके कारण जो है इसे जो है आधुनिक युग का जनक माना जाता है। किसके कारण, राजनीति का धर्म से पृथक्करण, राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण और राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है, इन तीनों अवधारणाओं के कारण जो है, और भी कई सारी चीज़ें हैं लेकिन ये 3 मेन हैं, इन तीनों अवधारणाओं के कारण जो है उसे आधुनिक युग का जनक जो है माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण उसने किया। और जो राज्य है, स्टेट, स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था, मैकियावेली ने किया था। इससे पहले हम लोग प्राचीन काल में अरस्तु प्लेटो के समय में देखेंगे तो उस समय राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता भाई, पोलिस शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी पे उसको कहा जाता था नगर राज्य, ठीक है। नगर राज्य की संज्ञा दी जाती थी। अब यहाँ पर स्टेट का जो है संज्ञा दिया जाएगा, राष्ट्र राज्य की अवधारणा जो है यहाँ पर मैकियावेली के द्वारा दिया जाएगा।
राजनीति को धर्म से अलग करने के कारण जो है मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक माना जाता है, जो कि पीछे मैंने आपको बता दिया। राजनीति का धर्म से पृथक्करण और राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण और शक्ति की अवधारणा और राष्ट्र राज्य की अवधारणा, ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण जो है मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक माना जाता है। तो शक्ति की अवधारणा जो है इसने प्रस्तुत की, और शक्ति की अवधारणा ही है वो क्या, राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण। इसने भाई राजनीति को नैतिकता से पृथक्करण कर दिया, जबकि हम लोग आप पीछे देखेंगे प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, तो वो नैतिकता को बनाए रखते हैं। नैतिकता से पृथक्करण करने के कारण ही इसकी जो है काफ़ी आलोचना की जाती है, इसकी काफ़ी आलोचना भी की जाती है, और ये जो है बहुत ही क्रांतिकारी विचार भी माना जाता है। तो शक्ति की अवधारणा यानी कि राज्य जो है अपनी शक्ति, राज्य का काम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति जो है धारण करे, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति जो है एकत्रित करे, और उसके लिए वो किसी भी रास्ते का प्रयोग कर सकता है, यानी कि नैतिकता को भी वो छोड़ सकता है। यही है शक्ति की अवधारणा। तो मैकियावेली अपने युग का शिशु था। डनिंग ने क्या कहा था? डनिंग ने कहा था कि प्रत्येक विचारक जो है अपने युग का क्या होता है, वो शिशु होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। मानव स्वभाव संबंधी अगर विचार इसके देखें तो उसने कहा था कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वो कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं, जो कि पीछे आपको बताया ही गया कि मनुष्य एक अनैतिक प्राणी है। ये किसने कहा था? ये मैकियावेली ने कहा था, जो कि पहले ही बताया। तो अनैतिकता के संदर्भ में अगर देखेंगे तो ये सारे शब्द जो है अनैतिकता को प्रभावित करते हैं। जब तक अपनी सफलता मिलती है तब तक वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे, और वो उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, वो आपके क्या हो जाएंगे? विरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? ये मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में बताया है। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करता है जब तक कि उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। ये सब मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में बताया है। मैकियावेली आगे लिखता है कि लोग न केवल डरपोक हैं बल्कि अज्ञानी भी होते हैं, वरन स्वभाव से भी दुराचारी भी होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सच्चे चरित्र जो है वो दिखाई पड़ते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास होते हैं और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। तो मानव स्वभाव के बारे में ये मैकियावेली लिखता है। ठीक है, चलिए, मैकियावेली के अनुसार मानव जीवन में धनोपार्जन की प्रवृत्ति क्या होती है? बहुत प्रबल होती है। धनोपार्जन की प्रवृत्ति क्या होती है? बहुत प्रबल होती है। उसने कहा था कि संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। ठीक है, यानी धनोपार्जन की जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई उसके पिता की हत्या कर दे तो वो उसको क्षमा कर देगा, लेकिन अगर उसकी कोई संपत्ति छीन ले तो वो अपेक्षाकृत उसे कम क्षमा करता है। ऐसा मैकियावेली ने कहा था। मैकियावेली का विचार है कि मानव जीवन को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है, यानी कि जो भय है वो प्रेम से ज़्यादा प्रभावित करता है। अतः राजा को क्या चाहिए कि राजा जो है प्रजा वत्सल ही ना रहे, वरन ऐसा भी होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें, यानी कि उसे कठोर भी होना चाहिए। जब तक वे राजा से डरेंगे नहीं, जब तक वो राजा से डरेंगे तभी तक उससे क्या करेंगे? प्रेम करेंगे और उसके प्रति सम्मान बनाए रखेंगे। अगर वो नहीं डरेंगे तो प्रेम और सम्मान जो है नहीं बनाए रखेंगे। ऐसा मैकियावेली का विचार था। राज्य और शासन संबंधी अगर विचारधारा इसको देखें तो वो भी जो है मानव स्वभाव पर ही आधारित है। मानव स्वभाव को जो है आधार बनाते हुए इसने जो है राज्य और शासन संबंधी अपना विचार दिया था। कैसे? उसका कहना था कि जो मानव स्वभाव है वो मानव स्वभाव से ही दुष्ट और धोखेबाज होता है, और इसीलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार को भी क्या होना चाहिए भाई? निरंकुश और शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक है, निरंकुश और क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव स्वभाव से ही क्या होता है? दुष्ट और धोखेबाज होता है। इसी प्रकार व्यक्ति के स्वभाव में संपत्ति के अर्जन की प्रबल इच्छा को दृष्टि में रखते हुए वो ये कहता है कि जो बुद्धिमान शासक होता है, जो बुद्धिमान शासक होता है वो व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे लेकिन उसकी संपत्ति को ना लूटे। जैसे कि पीछे भी कहा गया था कि भाई अगर व्यक्ति की हत्या, अगर उसके पिता की हत्या कर दे तो वो आसानी से माफ़ कर देगा, लेकिन अगर कोई उसकी संपत्ति को लूट लेता है तो उसे माफ़ नहीं करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि
कि भाई जो बुद्धिमान शासक होगा वो क्या करेगा कि व्यक्ति की हत्या भले ही कर देगा लेकिन उसकी संपत्ति को नहीं लूटेगा। मैकियावेली जो आगे लिखता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कहता है कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होनी चाहिए। शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी जो है दोनों होनी चाहिए, क्योंकि देखो लोमड़ी लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। इसके पीछे उसका तर्क था कि भाई जो भ्रष्ट लोग हैं यानी जो ऐसे लोग हैं उनको पकड़ने के लिए चालाक यानी गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए, और फिर उनकी धुनाई करने के लिए साहस भी होना चाहिए। ठीक है, और कई प्रकार के इंटरप्रिटेशन दिए जाते हैं कि शेर साहसी तो होता है लेकिन कहीं अगर फंस जाता है तो उसके अंदर चालाकी नहीं दिखा पाता है, यानी वो चालाकी से नहीं निकल पाता है, तो यानी फिर लोमड़ी की चालाकी उसे निकाल सकती है। ठीक है, तो लोमड़ी की चालाकी से वो निकल जाए और जहाँ पर आक्रमण करने की बात आए वहाँ पर वो शेर जैसा साहस दिखाए, तो ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए किसमें, राजा में। ये मैकियावेली ने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजा के आचरण संबंधी जो उसके सिद्धांत थे वो हम लोग देखते हैं। राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए। क्या कहा था कि राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे, उसकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। ठीक है, तो उसने कहा था भाई राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, राज्य को आगे लेके जाना चाहिए। साधन चाहे जो भी हैं, साधन चाहे जो भी हैं, अगर रिजल्ट जो है अच्छा आएगा यानी राज्य अच्छा रहेगा तो फिर हमें जो साधन है साधन की चर्चा लोग नहीं करेंगे और उसको भूल जाएंगे। ठीक है, ये कहना था मैकियावेली का। महत्वपूर्ण तथ्यों में थोड़ा सा और हम लोग देखे हैं तो अधिकाधिक शक्ति का अर्जन, उसने कहा था कि राजा को चाहिए, राज्य को चाहिए कि वो अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करे, चाहे वो साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना करके। यानी कि यहीं पर हम लोग देखते हैं कि राजनीति का नैतिकता से पृथककरण कर दिया था किसने, मैकियावेली ने। नैतिकता यहाँ पर गायब कर दिया, यानी कि शक्ति का अर्जन करे चाहे जैसे करे, साम दाम दंड भेद जैसे भी चाहे तैसे कर ले, यानी कि नैतिकता को यहाँ पर समाप्त कर दिया, जो कि बहुत ही खराब बात थी। और इसी का प्रयोग करके अगर हम लोग देखेंगे, इसी से प्रेरित होकर के अगर हम लोग कहें, एक थे हिटलर महोदय और एक थे मुसोलिनी महोदय, शायद इन्हीं से प्रेरित होकर के इन लोगों ने ऐसा काम किया था। सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना चाहिए, यानी कि जो छल कपट है, छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए उसे शेर जैसा होना चाहिए। सैनिक शक्ति का विस्तार करे और युद्ध की स्थिति को हमेशा बनाए रखे। ठीक है, युद्ध की स्थिति को हमेशा बनाए रखे। कानूनों का कठोरता पूर्वक पालन करे और राष्ट्रीय सेना का गठन करे। ठीक है, प्रिंस में हम लोगों ने देखा था 26 अध्याय हैं जिसमें भाग 2 में उसने भाड़ी की सेना की बात की थी, लेकिन आर्ट ऑफ वार में उसने जो है नागरिक सेना की बात की थी, यानी कि राष्ट्रीय सेना रखने की बात जो है उसने स्वीकार की कि एक अस्थायी और नागरिक सेना होनी चाहिए। आचरण क्या हो, आचरण भय युक्त हो लेकिन घृणित नहीं होना चाहिए। जो आचरण हो वो कैसा हो, भय युक्त हो, लोगों में भय राजा के प्रति बना रहना चाहिए लेकिन घृणित नहीं होना चाहिए। सम्मानपूर्ण आचरण हो, योग्य मंत्रियों का चयन हो। ठीक है, चयन में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो चापलूस होते हैं, जो चापलूस हों, चापलूस मंत्री हों, उन सबसे राजा को दूर रहना चाहिए। मितव्ययिता लेकिन साथ में उदारता भी होनी चाहिए। व्यापार और वाणिज्य का विकास जो है करना चाहिए। निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन जो है राजा को देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन भी आपको बनाए रखनी चाहिए और विभिन्न राज्य की जनता से मैत्री भी आपको बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी बातें जो है वो मैकियावेली लिखता है। अब हम लोग देखते हैं इसकी शासन प्रणाली के बारे में। ठीक है, चलिए, तो शासन प्रणाली, इसने दो प्रकार की शासन प्रणाली हम लोगों को देखने को मिलती है भाई। एक मिलती है व्यवहारिक, ठीक है, और दूसरी जो शासन प्रणाली इसकी थी वो है सैद्धांतिक। ठीक है, व्यवहारिक और सैद्धांतिक, तो ये जो है दो शासन प्रणालियाँ थी इसकी। जो व्यवहारिक थी वो थी निरंकुश तंत्र। व्यवहारिक वाला किस प्रकार का था भाई, वो था निरंकुश तंत्र। ठीक है, वो था निरंकुश तंत्र। किसके लिए था, तो ये भ्रष्ट लोगों के लिए था। ठीक है, वो बोलता है कि भ्रष्ट लोगों के लिए कैसा शासन होना चाहिए, तो
निरंकुश तंत्र होना चाहिए, ठीक है। वो अभी आपको मैंने पीछे बताया कि ये मानव व्यवहार पर ही उसके जो है पूरे आधारित है शासन व्यवस्था। तो उसने 2 प्रकार की शासन प्रणाली बताई, एक बताया था व्यवहारिक, दूसरा बताया था सैद्धांतिक। तो व्यवहारिक वाला क्या है, निरंकुश तंत्र, और निरंकुश तंत्र जो है ये किसके लिए है, भ्रष्ट लोगों के लिए है। और सैद्धांतिक में उसने क्या बताया भाई, किस प्रकार की शासन प्रणाली का चर्चा किया, तो गणतंत्र की जो है बात करता है। और गणतंत्र जो है ये किसके लिए होगा भाई, तो जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगी वो सच्चरित्र लोगों के लिए होगी। किसके लिए, सच्चरित्र लोगों के लिए होगी। तो ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगी ये किस पर आधारित होगी भाई, तो ये आधारित होगी सद्गुणों पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी भाई, तो ये आधारित होगी सद्गुणों पर आधारित होगी। और वो बताता है कि ये गणतंत्र व्यवस्था या सच्चरित्र लोग कहाँ पर हैं, तो सच्चरित्र लोग जो है कहाँ पर हैं भाई, स्विट्जरलैंड में हैं, ठीक है। सच्चरित्र लोग कहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड में गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो लगाया जा सकता है। लेकिन बाकी और जहाँ पे भ्रष्ट लोग हैं वहाँ पर निरंकुश तंत्र ही होना चाहिए, ठीक है, निरंकुश तंत्र ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इनकी शासन प्रणाली। अब डनिंग महोदय ने क्या कहा था, डनिंग महोदय ने ये कहा कि मध्य युग का अंत करने वाला कहा, क्या कहा कि डनिंग ने क्या कहा भाई, कि मध्य युग का अंत करने वाला इसे कहा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं मध्य युग। तो मध्य युग की अगर बात करें भाई, मध्य युग कैसा था, तो मध्य युग में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर आपका सामंतवाद चलता था। क्या चलता था, सामंतवाद था, ठीक है। और आपको पोपवाद देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको चर्च देखने को मिलेगा। तो मध्य युग में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, मध्य युग का अंत करने वाला, ठीक है। चलो तो अब मैकियावेली ने क्या किया भाई, कि तीनों का विरोध किया, ठीक है। सामंतवाद, पोपवाद, चर्चवाद, इन तीनों का क्या किया, तीनों का विरोध किया। और विरोध किया और इसका अंत भी कर दिया, ठीक है। विरोध किया और इसका क्या किया, अंत भी कर दिया। और इसके स्थान पर क्या कर दिया भाई, इसके स्थान पर राष्ट्र राज्य की अवधारणा को ला करके रख दिया। किसकी अवधारणा, राष्ट्र राज्य की अवधारणा को स्थापित कर दिया, ठीक है। किसके स्थान पर, पोपवाद और चर्चवाद के स्थान पर इसने क्या किया, राष्ट्र राज्य की अवधारणा को ला करके स्थापित कर दिया, ठीक है। चलो तो जो इसका राष्ट्र और राज्य था, इसका राष्ट्र और राज्य था, तो हम लोग देखेंगे एक एक्विनास महोदय थे। कौन थे, एक्विनास महोदय। तो एक्विनास महोदय का जो राज्य था उसका नाम था रेंगनम, ठीक है, उसका नाम था रेंगनम। और अरस्तु का जो राज्य था भाई, अरस्तु के राज्य को क्या बोलते थे, पोलिश बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे, पोलिश बोलते थे। तो जो मैकियावेली का राष्ट्र राज्य था भाई, वो एक्विनास के रेंगनम और अरस्तु के पोलिश से क्या था, बड़ा था, ठीक है। ये आपको एक चीज़ याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो डनिंग ने क्या कहा था, मध्य युग का अंत करने वाला। मध्य युग में सामंतवादी व्यवस्था थी, पोपवाद, चर्चवाद, ये जो है काफ़ी चर्चित थे। तीनों को जो है विरोध किया और तीनों का अंत कर दिया। और यहाँ पोप और चर्च के स्थान पर राष्ट्र और राज्य की अवधारणा को जो है इसने स्थापित कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे संप्रभुता के बारे में। अगर बात करें तो जो मैकियावेली है, मैकियावेली ने संप्रभुता शब्द का कहीं पर प्रयोग नहीं किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में चर्चाएं भी होती हैं भाई कि राजा को इतनी शक्तियां दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो इसका है उसने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो इसने इसके विचारों में अगर हम लोग देखें तो वो राजा बोलता है, ठीक है। राजा को कौन कौन सी शक्तियां देता है भाई, तो राजा को आंतरिक और बाह्य शक्तियां दोनों प्रदान करता है। मैकियावेली क्या करता है भाई, राजा को आंतरिक और बाह्य शक्तियां दोनों प्रदान करता है। और ये जो है राजा आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से क्या है, सर्वोच्च है। जो मैकियावेली का राजा है वो क्या है भाई, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से क्या है, सर्वोच्च है। तो अगर राजा आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से सर्वोच्च है, यानी कि एक झलक देखने को मिलती है। किसकी झलक देखने को मिलती है, संप्रभुता की। संप्रभुता की झलक देखने को यहाँ पर मिलती है कि भाई अगर आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों सर्वोच्च है तो यानी कि वो संप्रभु है, ठीक है। तो यहाँ पर झलक देखने को मिलती है, इस शब्द का डायरेक्ट प्रयोग नहीं किया है। और जो
इसकी व्यवस्था है, इसको हम तब मान सकते हैं कानूनी संप्रभुता। ठीक है, क्या मान सकते हैं? कानूनी संप्रभुता को हम यहाँ पर एक संज्ञा इसको दे सकते हैं। ठीक है, कानूनी संप्रभुता थी। ठीक है, तो संप्रभुता शब्द का प्रयोग जो है मैकियावेली ने डायरेक्ट जो है नहीं किया है। अब हम लोग देखते हैं संविधान का वर्गीकरण। ठीक है, संविधान का वर्गीकरण, भाई इसने भी संविधान का वर्गीकरण किया है। क्या किया है? संविधान का वर्गीकरण किया है। कैसे? उत्कृष्ट और निकृष्ट। ठीक है, सभी लोगों ने किया था, हम लोगों ने प्लेटो में भी देखा था, अरस्तु में भी देखा था। तो अब हम लोग एक यहाँ पर डालते हैं हेडिंग उत्कृष्ट और दूसरा डालते हैं निकृष्ट। ठीक है, चलो, तो उत्कृष्ट में क्या बताता है भाई? ये उत्कृष्ट में बताता है राजतंत्र और निकृष्ट में बताता है निरंकुश तंत्र। ठीक है, निकृष्ट में बताता है निरंकुश तंत्र, इसमें बताता है कुलीन तंत्र और इसमें बताता है धनिक तंत्र। ठीक है, धनिक तंत्र। और उत्कृष्ट में बताता है भाई जो है वैध 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 प्रजातंत्र। ठीक है, और निकृष्ट में क्या बताता है? प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र। ठीक, अब इसमें समझ सकते हैं वो जो अभी हमने अरस्तु में बताया था, एक लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा, ठीक है, कई लोगों द्वारा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक है, ये अब यहाँ पर आगे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसकी संविधान का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखेंगे कि मैकियावेली को भाई आधुनिक विचारक क्यों कहा जाता है। ठीक है, मैकियावेली को आधुनिक विचारक क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैकियावेली को आधुनिक विचारक कहने के कई सारे कारण हैं। नंबर एक में हम लोग देखेंगे तो इसकी ऐतिहासिक विधि। ठीक है, ऐतिहासिक विधि का प्रयोग। तो ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करने वाला ये कोई पहला नहीं था, इसके पहले हम लोग देखेंगे अरस्तु भी प्रयोग कर चुका था। ठीक है, तो ये पहले नहीं है, अरस्तु भी इसके पहले प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन ऐतिहासिक जो विधि है वो कहीं ना कहीं आधुनिक विचारक में ला करके इसको रखता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है राष्ट्र राज्य की अवधारणा। ठीक है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करके ये आधुनिक विचारकों की जो है श्रेणी में आ जाता है। और जो तीसरा पॉइंट है शक्ति राजनीति। ठीक है, शक्ति राजनीति की स्थापना। ठीक है, शक्ति राजनीति की स्थापना में मैंने आपको बताया था कि राज्य को या राजा को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति जो है धारण करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। अब वो शक्ति भाई चाहे जैसे प्राप्त हो, साम दाम दंड भेद, यानी कि नैतिकता वहाँ से उसने हटा दिया है। इसी में हम बोलते हैं कि नैतिकता और धर्म का राजनीति से पृथककरण। ठीक है, नैतिकता और धर्म का राजनीति से पृथककरण। ठीक है, इसी में शक्ति राजनीति में ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो गुप्तचर व्यवस्था है, यथार्थवादी है, योग्य मंत्रियों का चयन है, तो ये सारी चीज़ें कुछ पॉइंटें हैं जिनकी वजह से जो है मैकियावेली को क्या कहा जाता है? आधुनिक विचारक की श्रेणी में रखा जाता है और इसको आधुनिक विचारक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज का जो मैकियावेली का सेशन था यहीं पर हम लोग करते हैं समाप्त। यदि कुछ बच गया हो, कुछ सेफ हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर हमें बताएं, हम उसको फिर से जो है आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, अगला टॉपिक बहुत ही जल्द आएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।